हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और एनएसजी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। नर्सिंग स्टडीज़ के पीडियाट्रिक के स्पेशल क्वेश्चंस के सेशन के अंदर आज टुडे अपनी की दूसरी क्लास है और आज के अपने क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर है। सबसे पहले कि विच मेथड ऑफ द हीट लॉस के कौन कौन से मेथड होते हैं? रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड इवेपोरेशन। इनमें से कौन सा मेथड हीट लॉस का होता है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले अपन को हीट लॉस समझना पड़ेगा कि हीट लॉस क्या होता है। क्लियर? तो अगर हम बात करें हीट लॉस की, देखिए दो प्रकार की मैकेनिज्म होती है। बॉडी टेम्परेचर दो प्रकार के मैकेनिज्म को डिपेंड करता है, हीट का प्रोडक्शन और हीट का लॉस। इसका प्रोडक्शन और हीट का लॉस मैंने अपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के शूटेड वीडियोस के अंदर मैंने कंप्लीट वाइटल साइन के अंदर इसको मैंने डीपली डिस्कस किया हुआ है। अब अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन सेशन के अंदर, तो मैं हल्का सा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं मैं आपको। हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? हीट का प्रोडक्शन और माइनस हीट का लॉस, या थर्मोजेनेसिस माइनस थर्मोलाइसिस। थर्मोजेनेसिस माइनस थर्मोलाइसिस का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? बॉडी टेम्परेचर होगा। थर्मोजेनेसिस किस किस मेथड के थ्रू होगा? तो आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन SDA एंड एक्सेट्रा मेनी मोर। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के थ्रू बोले, प्रोटीन के पाचन के थ्रू बोले, या फिर अपन बोले कि फैट के पाचन के थ्रू 4 किलो कैलोरी और 9 किलो कैलोरीज अपन को हीट प्रोडक्ट होती है। अपन यहाँ पर डीप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमको हल्की हल्की चीजें समझनी है। थर्मोलाइसिस मतलब हीट लॉस किस किस मेथड के थ्रू होता है? तो आप बोलते हैं पहले रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड फाइनली एवेपोरेशन। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो है टोटल हीट लॉस के ऊपर। देखिए हीट लॉस के अंदर मैंने कई सारी टर्म बताई आपको। हीट लॉस में सबसे पहले हम टर्म डिस्कस कर रहे हैं रेडिएशन किसे कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं जब दो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नंबर ए और ये ऑब्जेक्ट नंबर बी, ए और बी परस्पर फिजिकल कांटेक्ट में नहीं हो और हीट का ट्रांसफर हो और परस्पर क्या हो? फिजिकल कांटेक्ट में नहीं हो, तब ये जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है ये किस मैकेनिज्म के थ्रू होगा? तो आप बोलेंगे ये हीट का ट्रांसफर रेडिएशन मैकेनिज्म के थ्रू होगा। यहां पर रेडिएशन के थ्रू हीट का लॉस होता है। मैक्सिमम हीट लॉस होता है वो होता है एवरेज 60 to 80% करीब किस में होता है? रेडिएशन के थ्रू हीट का लॉस होता है। जो कंटेंट में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं उसको आपको ध्यान से समझना है। तो रेडिएशन मैकेनिज्म के अंदर शर्त क्या हुई? ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो परस्पर फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होने चाहिए और हीट का ट्रांसफर होना चाहिए विकिरणों के द्वारा, रेडिएशंस के द्वारा। सेकंड नंबर पे मैकेनिज्म था, सेकंड नंबर पे था कंडक्शन। क्लियर? कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कंडक्शन संवहन, इसका मतलब ये है इसमें दो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ए और ये ऑब्जेक्ट बी, ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट। अब यहां पर क्या हुआ? दोनों ऑब्जेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आ चुके हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं येलो कलर में कि ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दोनों फिजिकल कांटेक्ट में आ चुके हैं। अब क्या होगा? अब होगा हीट का ट्रांसफर होगा। कहां से कहां होगा? हाई टेम्परेचर से और लो टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा। हाई टेम्परेचर किसका है? ये रहा आपके सामने हाई टेम्परेचर और ये रहा लो टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर से और लो टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा। जब तक दोनों के टेम्परेचर क्या नहीं हो जाए? इक्वल हो जाए, जब तक हीट का ट्रांसफर होगा। तो इस मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे आप? कंडक्शन। और सबसे मिनिमम हीट का लॉस होता है कंडक्शन के द्वारा, एवरेज 20% के करीब। क्लियर? नेक्स्ट नंबर पे आता है आपके पास में रेडिएशन के बाद में कंडक्शन के बाद में आता है कन्वेक्शन की अगर हम बात करें तो कन्वेक्शन में आपको समझना है
कन्वेक्शन में क्या होगा, हीट का लॉस होगा, बिल्कुल हीट का लॉस होगा, बट किसके कारण होगा, हीट लॉस बाय एक्सटर्नल एयर मूवमेंट। किसके कारण होगा, एक्सटर्नल एयर और मूवमेंट के कारण से हीट का लॉस होगा। क्लियर। तो अगर हम बोले कि हीट का लॉस अगर एक्सटर्नल एयर मूवमेंट के कारण हो रहा है, एक्सटर्नल एयर मूवमेंट मतलब अगर कमरे के अंदर पंखा चल रहा है, एयर फैन, जो फैन है, सीलिंग फैन है, जो मूवमेंट पर है तो एयर मूवमेंट में आएगा, और इसके कारण से जो हीट का लॉस होगा वो आप क्या बोलेंगे, आप कन्वेक्शन के अंदर काउंटेबल करेंगे। नेक्स्ट आता है एवेपोरेशन। नेक्स्ट है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन में क्या है, अवस्था परिवर्तन के कारण जो हीट का लॉस होगा, अवस्था परिवर्तन के कारण जो ठोस का द्रव में बदलना, द्रव का गैस में बदलना, जो अवस्थाएं चेंज हो रही है, इसके कारण जो हीट का लॉस हो रहा है उसे क्या बोल रहे हैं आप, एवेपोरेशन बोल रहे हैं। क्लियर। तो मैं दोबारा बता देता हूं, हीट का लॉस 4 बेसिक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। पहले नंबर पर होता है रेडिएशन, दूसरे नंबर पर होता है कन्वेक्शन, दूसरे नंबर पर होता है कंडक्शन, तीसरे पर होता है कन्वेक्शन, और फोर्थ नंबर पर होता है एवेपोरेशन। तो रेडिएशन का मतलब क्या है, इसमें दो ऑब्जेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है और हीट का लॉस हो रहा है, मैक्सिमम हीट लॉस हो रहा है 60 to 80% एवरेज करीब रेडिएशन के द्वारा। दूसरे नंबर पर होता है कंडक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट परस्पर फिजिकल कांटेक्ट में है और इसमें हीट का लॉस होगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, और जब तक होगा जब तक दोनों के टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाए, जब तक कंटिन्यूअसली हीट का लॉस होगा। थर्ड नंबर पे आता है कन्वेक्शन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर के मूवमेंट के कारण से जो हीट लॉस हो रहा है, कन्वेक्शन, एवेपोरेशन, अवस्था परिवर्तन के कारण जो हीट का लॉस हो रहा है। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। इनके हिसाब से देखिए कि मेथड ऑफ हीट लॉस का सबसे मैक्सिमम मेथड क्या होता है। देखिए मेथड ऑफ हीट लॉस, कौन सा हीट लॉस का मेथड है, रेडिएशन मैंने आपको बताया, दोबारा से याद कर लेते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दोनों फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है। कंडक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी फिजिकल कांटेक्ट में है। क्लियर। देखिए और समझिए। कन्वेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल एयर मूवमेंट, दोबारा से यहां पर लिख रहा हूं, एक्सटर्नल एयर मूवमेंट के कारण हीट का लॉस हो रहा है। क्लियर। और एवेपोरेशन, अवस्था के परिवर्तन के कारण से हीट का लॉस हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन के कारण हीट का लॉस हो रहा है। तो ये भी क्या है, एवेपोरेशन। तो इसका मतलब ए सही है, बी सही है, डी सी सही है, डी सही है और फाइनली डी, मतलब ऑल अबव। अब फर्स्ट इसके क्वेश्चन का आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का, ड्यूरिंग एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी हीट लॉस बाय विच मेथड। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से समझिए। ड्यूरिंग का मतलब करते समय। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट क्या होता है, देखिए ये लिख रहा है क्वेश्चन के अंदर, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, जब न्यूबॉर्न बेबी बर्थ करता है, अबगार स्कोरिंग करने के बाद में अपन उसका पूरी बॉडी का फुल असेसमेंट चेकअप करते हैं, कहीं पर कोई डेविएशंस नहीं है, कोई कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज तो प्रेजेंट नहीं है, हेड टू टो पूरी बॉडी को चेक करेंगे। इसके अंदर अपन उसके वेट को किलोग्राम में, हाइट को सेंटीमीटर में नापेंगे, और ये जो मेजरमेंट्स होते हैं ये क्या है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है। तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी हीट का लॉस। अब देखिए जब एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट होगा तो आपको ध्यान रखना है बेबी किस कंडीशन में होगा, बेबी नेक्ड कंडीशन में होगा। बेबी के ऊपर अपन कुछ भी नहीं रखते हैं और डायरेक्ट क्या करते हैं, उसको अपन ट्रे में रख देते हैं। तो ये देखिए, ये आपके सामने एक ट्रे है और ये आपने इस प्रकार से इसमें बेबी को इस प्रकार से आपने रख दिया। क्लियर बात, समझ में आई बात। अब देखिए आप बात को कि किस मेथड की तरफ हीट लॉस होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके सामने एमसीक्यू दे रखे हैं, आपने अपने अपने आंसर सजेस्ट किए होंगे, सोचे होंगे मन में, मैं आपका रेशनल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर ये है बेबी का टेम्परेचर, एवरेज में मान लेता हूं 37 डिग्री सेल्सियस, वूम्ब के टेम्परेचर के बराबर मान लेता हूं कि बेबी का न्यूबॉर्न बेबी का जन्म हुआ है और इसका अपना टेम्परेचर एवरेज 37 डिग्री सेल्सियस मान लिया। और ये है ट्रे, ये क्या है, ट्रे है, और ट्रे का टेम्परेचर कितना होगा, देखिए ये है ट्रे, और ट्रे का टेम्परेचर वही होगा जो डिलीवरी रूम का टेम्परेचर होगा। डिलीवरी रूम के अंदर जो इक्विपमेंट्स रखे हैं वो सेम टेम्परेचर पर होंगे, तो अपन ने बोल दिया ट्रे का टेम्परेचर कितना है, ये हो गया 24 डिग्री सेल्सियस एवरेज। क्लियर। टेम्परेचर में वेरिएशंस आ गए, लेकिन गौर से समझने की कोशिश करिए, टेम्परेचर में वेरिएशंस तो आए
लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी फिजिकल कांटेक्ट में आ गए। कहां है ऑब्जेक्ट ए, दिस वन आर ऑब्जेक्ट ए, दिस वन आर ऑब्जेक्ट बी, दोनों परस्पर कांटेक्ट में आ गए। अब हीट का लॉस होगा कहां से कहां होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। क्लियर। और बेबी हीट का लॉस करेगा, हाइपोथर्मिया में जाने की कोशिश करेगा, हीट का लॉस होगा। तो जब दो ऑब्जेक्ट परस्पर कांटेक्ट में आ जाए हीट का लॉस हो तो किस मेथड के थ्रू होता है, ऑल ऑफ यू आर नोज वेल, कंडक्शन मेथड के थ्रू होता है। देन करेक्ट आंसर क्या होगा, कंडक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 28 नंबर का क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ बेबी हीट लॉस इज विच बाय द विच मेथड और मैकेनिज्म, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवेपोरेशन एंड रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड इवेपोरेशन। अब आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर लीजिए कि किस मेथड के थ्रू होगा। कुछ टाइम आपको मिल भी रहा है कि जब बेबी का बर्थ हो रहा है तो किस मेथड के थ्रू हो रहा है, तो आपके जो सजेस्टेड आंसर हो, अब मैं आपके सामने आंसर क्लियर कर रहा हूं। देखिए यहां पर आपको एक टर्म दी गई है बर्थ के टाइम पर। किस टाइम पर, बर्थ के टाइम पर, बर्थ टाइम पर बात कर रहा है। बर्थ का टाइम मतलब क्या हुआ, बर्थ का टाइम, बर्थ किसे कहते हैं, बेबी का बर्थ क्या है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ से, कहां से, इंट्रा यूटराइन लाइफ से, और कहां पर आ रहा है, एक्स्ट्रा यूटराइन लाइफ में आ रहा है, एक्स्ट्रा यूटराइन लाइफ में आ रहा है। कहां से, इंट्रा यूटराइन लाइफ से और एक्स्ट्रा यूटराइन लाइफ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अब आपका इंडिकेशन समझ रहे होगे आप, कहां हो रहा है, अवस्थाओं में चेंज हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। कहां से कहां हो रहा है, इंट्रा यूटराइन लाइफ से कहां पर आ रहा है, एक्स्ट्रा यूटराइन लाइफ में आ रहा है। तो आते समय अकॉर्डिंग टू ऑथराइज्ड बुक पारुल दत्ता कहती है कि 0.6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट के हिसाब से, 0.6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट के हिसाब से क्या होगा, हीट का लॉस होगा। किस मेथड के थ्रू होगा, देन अपन बोलेंगे एवेपोरेशन के मेथड के थ्रू क्या होगा, हीट का लॉस होगा। तो अगर आपसे बोले एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ बेबी हीट लॉस मैकेनिज्म क्या होगी, तो आप बोलेंगे एवेपोरेशन के थ्रू क्या होगा, हीट का लॉस होगा। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो ओपन विंडो इन डिलीवरी रूम इंडिकेट्स विच मेथड ऑफ हीट लॉस। अब आपको पता है कि विंडो ओपन रहेगी डिलीवरी रूम की, बाई चांस बाई मिस्टेक विंडोज ओपन रहेगी। अब विंडोज ओपन रहेगी, इस वर्ड को पकड़िए, विंडो ओपन हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, विंडो ओपन हो गई, इसका मतलब ओपन रहेगी मतलब एक्सटर्नल एयर मूवमेंट कर रही है, एक्सटर्नल एयर मूवमेंट कर रही है। अब हवा आ रही है जा रही है, इसका मतलब एक्सटर्नल एयर मूवमेंट के कारण जो हीट का लॉस होगा वो किस में काउंटेबल होगा, कन्वेक्शन में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, कन्वेक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें कि कोल्ड स्पंजिंग इंडिकेट विच मेथड ऑफ हीट लॉस। देखिए साहब, कोल्ड स्पंजिंग किसे कहते हैं, कोल्ड स्पंजिंग ये रहा क्लाइंट का हेड, क्या ये हेड है। क्लियर। और ये आपने कोल्ड स्पंजिंग के लिए क्या करना है, आपको गीली पट्टी लगानी, तो ये आपने इसकी गीली पट्टी इस प्रकार से लगा दी। क्लियर। ऐसे करते हैं नहीं करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए गौर से समझिए, ये अपन ने गीली पट्टी को सर से टच कर दिया तो दोनों टच हो गए, तो यहां पर ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। क्लियर, समझ में आ रही है, दोनों परस्पर कांटेक्ट में आ गए, मतलब कंडक्शन मैकेनिज्म के थ्रू हीट का लॉस होगा। कहां से कहां होगा, यहां से यहां होगा, हेड से कहां, गीली पट्टी में। देखेंगे आप थोड़ी देर बाद में पट्टी जो है वो गीली थी पर गर्म होने लग गई, अब आपने उसको दोबारा से पानी में गीला किया, वाइस में गीला किया और दोबारा से हेड पे अप्लाई कर दी। तो ये मैकेनिज्म क्या है, कोल्ड स्पंजिंग के मैकेनिज्म। अब इसमें हीट का ट्रांसफर हो रहा है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हो रहा है, हेड से गीली पट्टी में हो रहा है, जिसके कारण से गीली पट्टी गर्म हो रही है, उसको दोबारा आप गीली कर रहे हैं। तो ये जो मैकेनिज्म, जब तक हीट का लॉस, जब तक हीट का ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए। तो कोल्ड स्पंजिंग किस मेथड के थ्रू हो गया, तो आप बोल देंगे कोल्ड स्पंजिंग का मेथड हुआ कंडक्शन। क्या हुआ, कंडक्शन। यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले तो मैं इस क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूं। कंडक्शन, कोल्ड स्पंजिंग किसके थ्रू, कंडक्शन। अब एक और पूछा जाता है क्वेश्चन कि कोल्ड स्पंजिंग का मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, मोस्ट कॉमन साइट, कोल्ड स्पंजिंग की मोस्ट कॉमन साइट क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट कॉमन साइट की अगर अपन बात करें तो याद रखना है आपको कि ब्लड टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर वही है जो ब्लड का टेम्परेचर है। मैं कोर टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, तो हमारे जो ब्लड का टेम्परेचर है वही बॉडी टेम्परेचर है। आई अगेन रिपीट, जो हमारे ब्लड का टेम्परेचर है वही क्या है, बॉडी टेम्परेचर है। अब आपको अगर ब्लड का टेम्परेचर घटाना है तो ऐसी जगह पर कोल्ड स्पंजिंग करनी पड़ेगी जहां पर ब्लड वेसल्स जो हैं वो अपर सुपरफिशियल पाई जाए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आएगा तो करके आएंगे फोरहेड, फोरहेड पे जो ब्लड वेसल्स है वो
अपर सुपरफिशियल सरफेस पे नहीं पाई जाती। पाई कहाँ जाती है? एक्सिलर रीजन पे और ग्रॉइन एरिया पे ब्लड वेसल्स अपर सुपरफिशियल लेवल पे पाई जाती है। आप इसके लिए मोस्ट कॉमन साइट कहाँ यूज करते हैं? कोल्ड स्पंजिंग कहाँ पे करते हैं? ग्रॉइन एरिया पे और एक्सिलर रीजन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो मैक्सिमम हीट लॉस बाय विच मेथड, मैक्सिमम किसके द्वारा होगा? तो आपको मैंने बताया था थ्योरेटिकल व्यू के ऊपर के 60 to 80% हीट लॉस किसके अंदर होगा? रेडिएशन के द्वारा होगा। और मिनिमम किसके द्वारा होगा? कंडक्शन के द्वारा हीट लॉस होगा। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें क्वेश्चंस के लिए, न्यूबॉर्न हैविंग ग्रेटर चांस ऑफ हीट लॉस, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ग्रेटर चांस क्या होता है हीट लॉस का? जो नवजात बच्चा होता है उसके अंदर हीट लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और इसको कम करने के लिए अपन कई प्रकार के मेथड यूज करते हैं, जिसके अंदर कंगारू मदर केयर आती है, जिसके अंदर आप फादर और मदर कोई भी हो सकते हैं, वो अपनी बॉडी से बेबी की बॉडी को टच करके रखता है ताकि हीट का ट्रांसफर ढंग से हो सके, बेबी के अंदर हीट ट्रांसफर हो सके, ना कि उससे हीट से अपन के पास में ट्रांसफर हो सके। तो यहां पर अगर अपन बोलें कि ऐसी क्यों जरूरत पड़ती है, हीट का लॉस क्यों होता है बेसिकली, तो आपको याद रखना है कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो किससे कंट्रोल होता है। यहां पर इस क्वेश्चन को याद रखें कि बॉडी टेम्परेचर किससे कंट्रोल होता है, तो आप बोल देंगे बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से। किससे कंट्रोल होता है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस में क्या होता है? एक सेट पॉइंट होता है। मैं यहां पर समझाता हूं आपको ढंग से कि बॉडी टेम्परेचर किससे कंट्रोल होता है? बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से। और हाइपोथैलेमस में क्या होता है? सेट पॉइंट होता है। क्या होता है? सेट पॉइंट। आपका क्वेश्चन ESIC 2012 बेंगलुरु के एग्जाम में पूछा गया है कि सेट पॉइंट किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होना चाहिए सेट पॉइंट संबंधित है टेम्परेचर से या फिर हाइपोथैलेमस से। ये सेट पॉइंट ये रहा, और ये कितने पे सेट है? ये एवरेज सेट है 37 डिग्री सेल्सियस पे सेट है। अब अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखिए गौर से, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और या फिर बॉडी का टेम्परेचर 37 से घट रहा है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा कुछ ऐसी क्रियाएं की जाएगी कि अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको घटा करके क्या करा जाएगा? नॉर्मल किया जाएगा। क्लियर? और अगर बॉडी का टेम्परेचर सेल्फली घट रहा है तो उसको बढ़ा करके क्या किया जाएगा? नॉर्मल किया जाएगा। और ये क्या है? ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। किस मैकेनिज्म के थ्रू बात करें तो आपको याद रखना है कि इन द कंडीशन ऑफ इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर, कैसे घटाएंगे आप? स्वेटिंग के थ्रू। किसके थ्रू? स्वेटिंग के थ्रू। क्लियर? और किसके द्वारा घटाएंगे आप? वैसो डायलेशन के थ्रू। किसके द्वारा? वैसो डायलेशन के थ्रू। और घटा हुआ है और बढ़ाना है बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से घटा हुआ है और बढ़ाना है, तो कौन कौन सी मैकेनिज्म होगी? वैसो कंस्ट्रिक्शन के थ्रू। किसके थ्रू? वैसो कंस्ट्रिक्शन के थ्रू। और दूसरी शिवरिंग के थ्रू। क्लियर? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि हाइपोथैलेमस कौन सी मैकेनिज्म करता है जिसके कारण से बढ़ा हुआ बॉडी टेम्परेचर घट जाता है? स्वेटिंग एंड वैसोडाइलेशन। और घटा हुआ बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है? वैसो कंस्ट्रिक्शन और शिवरिंग। अब आपको थोड़ा सा याद रखें, अगर एक क्वेश्चन पूछे कि वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉजेस, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, तो याद रखें वैसो कंस्ट्रिक्शन के कारण बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर आपसे पूछे वैसो डायलेशन बॉडी का टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा, तो घटा रहा है, ब्लू कलर की लाइन क्या कर रही है? घटा रहा है। तो वैसो डायलेशन के कारण क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर घटेगा और क्या करेगा? नॉर्मल कर देगा। क्लियर? अब बात करें अगर न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, कि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हीट का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था NST, नॉन स्ट्रेस टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की बात कर रहा हूं। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होता है? ब्राउन एडिपोज टिश्यू के द्वारा हीट का प्रोडक्शन होता है। तो अब अगर अपन क्वेश्चन की बात करें कि आपके हाथ में क्वेश्चन था न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हीट का लॉस होने के चांसेस क्या कहते हैं, तो अब कंट्रोल किसके द्वारा होगा? हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होगा, तो इमेच्योर होगा, इस कारण से क्या होता है? हीट का लॉस होता है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 33। 100 ml ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। जब मैं ब्रेस्ट फीडिंग के क्वेश्चंस को और डीपली डिस्कस करूंगा तब मैं इसके कंटेंटों को भी क्लियर करूंगा। अभी आपको इतना जानना जरूरी है, क्वेश्चन को रिवाइज करना है। क्वेश्चन जो ये क्लासेस देख रहे हैं वो सुपर स्टूडेंट भी हो सकते हैं और कमजोर स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तो ये सब क्वेश्चंस को अपन को इकट्ठा करना है क्योंकि क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो याद रखें कि 100 ml ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कितना किलो कैलोरी होता है, तो आपको याद रखना है 67 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन से बात करें, क्वेश्चन है 34, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ केएमसी।
कंगारू मदर केयर, इसके दूसरा नाम होता है कंगारू केयर। पहला कंगारू केयर, दूसरा नाम क्या है कंगारू मदर केयर, और तीसरा नाम क्या होता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। यहां पर आपको याद रखना है कि ये बेसिकली किसमें, बेसिकली ये प्रीटर्म बेबी के अंदर, प्रीटर्म बेबी या फिर लो बर्थ वेट बेबी के अंदर बहुत ज्यादा यूजफुल है। एक बार न्यूबॉर्न इन्फेंट के अंदर नहीं चलेगा, लेकिन वहां पर बहुत जरूरी है। अगर इन एब्सेंस ऑफ कंगारू मदर केयर तो इंक्यूबेटर की जरूरत पड़ती है, बात अच्छी तरीके से पता ही है आपको। तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्यों उनके अंदर प्रीटर्म बेबी के अंदर ब्राउन एडिपोज टिश्यूज 4% से कम होता है, वो एनफ हेट प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए कंगारू मदर केयर एसेंशियल माना जाता है। बाकी न्यूटर्म बेबी को भी कंगारू मदर केयर या कंगारू केयर या फिर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के प्रोसेस करवाया जाता है। मिनिमम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो ये कम से कम बोला गया है 6 से 8 घंटे के करीब इसका मिनिमम ड्यूरेशन होता है पर 24 आवर। अगर थ्योरेटिकली बात करें तो 1 घंटे भी इसको अपन मान सकते हैं, 30 मिनट्स टू 1 आवर। तो यहां पर अपन बोले कि मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कंगारू मदर केयर, तो आप बोल देंगे 6 to 8 आवर। क्लियर, 6 to 8 आवर। कंगारू मदर केयर मिनिमम कितनी दी जाती है, 6 to 8 आवर। और किसके लिए एसेंशियल है, तो प्रीमेच्योरिटी, प्रीटर्म बेबी, लो बर्थ वेट बेबी के लिए एसेंशियली कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन केस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट विद इन 30 मिनट्स, कितनी करेंगे 30 मिनट्स के अंदर आपको, या फिर अपन बोले एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल अगर आ जाए तो आपको इसको सही करना है। अगर मिनट्स के अंदर आ रहा है 30 मिनट्स तो इसको 30 मिनट्स को बिना सोचे समझे क्लिक करके और आगे बढ़ना है, जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्व्ड लेग्स, पिजन चेस्ट एंड डिफॉर्म्ड पेल्विस आर द साइन ऑफ, तो यहां पर आपको याद रखना है रिकेट्स के अंदर, रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रंस के अंदर रिकेट्स टर्म रखते हैं यूज में, और एडल्ट के लिए अपन ऑस्टियोमलेशिया यूज करते हैं। और केराटोमलेशिया इज रिलेटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ hyaline cartilage within between the two joints. So osteoarthritis is not a correct answer, osteomalacia is not correct answer because it presented the adult condition vitamin D deficiency, and keratomalacia related with the vitamin A deficiency. The correct answer है rickets। इसके अंदर carved leg, pigeon chest, pigeon chest को नी चेस्ट भी बोला जाता है। इसका मतलब जो चेस्ट का डायमीटर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इस कंडीशन को अपन पिजन चेस्ट कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इज प्रिवेंट ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को रोकने के लिए विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है वास्टस लैटरलिस मसल्स पे, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई पे लगाया जाता है। क्यों इस जगह पे लगाया जाता है, क्योंकि ग्लूटियस जो मसल्स होती है वो वेल डेवलप नहीं होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। जो वेल डेवलप्ड मसल्स हैं अपनी वो वास्टस लैटरलिस मसल्स है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई है, और वहीं पर अपन को इन्फेंट के अंदर क्या करना पड़ता है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर विटामिन के का इंजेक्शन लगाना चाहिए ताकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स पैदा नहीं हो। वीकनेस, हेमोफीलिया एंड एनीमिया आर नॉट रिलेटेड विद दिस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, द मोस्ट अमेंडमेंट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो टिश्यू होता है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। और अगर आपसे बात करें कि मिनरल की कौन सा मिनरल होता है तो वो कौन सा सब्सटेंस होता है, तो आप बोलेंगे वहां पर, वो बोलेंगे आप फ्लूइड। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर द मोस्ट अमेंडमेंट कंटेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आप यहां पर बोल देंगे वाटर। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, वाटर। और अगर यहां पर क्वेश्चन के अंदर आ जाए बॉडी की जगह टिश्यू, तो टिश्यू के में आप क्या कर देंगे आंसर, कनेक्टिव टिश्यू। क्या करेंगे आप, कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। यहां पर टर्म को देखिएगा जरा आप, दो टर्म आ रही हैं, मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन
मिल्क इजेक्शन मतलब मिल्क को इजैक्यूलेट करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। और अगर बात करें मिल्क प्रोड्यूस्ड तो मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए होता है प्रोलैक्टिन। देखिए इसको इस प्रकार से समझिए, लेट डाउन रिफ्लेक्स होता है, लेट डाउन रिफ्लेक्स, इसके अंदर क्या होता है, इसमें सकिंग करने की जरूरत नहीं होती है, सक्लिंग रिफ्लेक्स की जरूरत नहीं है, बेबी का सकिंग करने के लिए जरूरत नहीं होती है। ये एनफ है कि बेबी की अगर शक्ल देख ले माँ या फिर बेबी की क्राई भी सुन ले तो अपने आप मिल्क एजैक्यूलेट होने लगता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज के कारण से मिल्क निपल से बाहर आने लगता है, ये लेट डाउन रिफ्लेक्स होता है। वैसे मैंने इसका अलग से एक वीडियो भी बनाया है, इसको आप और समझ सकते हैं ढंग से तरीके से, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो यहां पर आपको समझना है कि मिल्क एजैक्यूलेशन के लिए ऑक्सीटोसिन रेस्पॉन्सिबल है और मिल्क के प्रोडक्शन करने के लिए जरूरी है प्रोलैक्टिन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूनेटल सीजर्स। न्यूनेटल सीजर्स का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? तो डायरेक्ट हिटलाइन क्वेश्चन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिनोबार्बिटॉन ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं। फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? डीओसी क्या है? तो आप बोलेंगे फिनोबार्बिटॉन, फिनोबार्बिटॉन। क्लियर। अगर बात करें कि और ज्यादा कंडीशन सीवियर हो रही है तो सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? तो सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस होगी डैलेंटाइन। और थर्ड की बात करें, थर्ड ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? तो आप बोलेंगे लोराजेपाम। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हिटलाइन क्वेश्चन होता है। ये थर्ड ड्रग ऑफ चॉइस में आती है। और अपने फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस बहुत बार क्वेश्चन आता है न्यूनेटल सीजर्स के अंदर, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? तो आप बोलेंगे फिनोबार्बिटॉन। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। ट्रांजिशन ऑफ ह्यूमन इन्फेंट्स फ्रॉम द बॉटल नर्सिंग मतलब बॉटल नर्सिंग का वर्ड का मीनिंग है ब्रेस्ट फीडिंग। क्लियर। मैं आपको सिंपल कर देता हूं क्वेश्चन को, ब्रेस्ट फीडिंग। क्लियर। अब आपको और समझ में आ रहा होगा, बॉटल नर्सिंग नेम से आता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने यहां पर आपके सामने क्लियर लिख दिया ब्रेस्ट फीडिंग। तो ट्रांजिशन ऑफ ह्यूमन इन्फेंट्स फ्रॉम द ब्रेस्ट फीडिंग and commencement of nourishment with the food, this other food is known as। तो अब आपके सामने क्वेश्चन है और ऑप्शन में दे रखा है वीनिंग, बाइलेवल फीडिंग, कंप्लीमेंट्री फीडिंग एंड फॉर्मूला फीडिंग। अगर आपसे मैं क्वेश्चन के लिए बोलूं कि इसका खुद आप अपने आप आंसर दीजिए और लाइव क्लास चल रही होती तो आप अपने आप आंसर पुट करते और आपका आंसर क्या हो रहा था? तो ये मैं बता दूं, आपका मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा था विनिंग। क्या आ रहा था? विनिंग। याद रखें, विनिंग आप लोग इसमें पुट करते विनिंग, लेकिन इसका आंसर विनिंग नहीं है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, वहीं पर उसका आंसर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन इन्फेंट को ट्रांजिट करना है फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग से कहां पर लाना है? आर्टिफिशियल फीडिंग पे लाना है। उस आर्टिफिशियल फीडिंग को क्या बोलते हैं? उस आर्टिफिशियल फीडिंग को बोलते हैं कंप्लीमेंट्री फीडिंग। समझ रहे हैं? और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं वीनिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार सर्च करिए, फिर मैं दोबारा बताता हूं आपको। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन वीनिंग। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वीनिंग। और इससे पहले जो क्वेश्चन है उस पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके पास में, वो आंसर होगा कंप्लीमेंट्री फीडिंग। देखिए जब ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट एनफ टू टेक ऑल द न्यूरिशमेंट सप्लाई फॉर द न्यू बॉर्न बेबी, ऐसी कंडीशन आती है, ऐसा माना जाता है कि एवरेज 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग एनफ होता है, लेकिन इसके बाद में वह बेबी की न्यूरिश स्टेटस को कंप्लीट करने के लिए एनफ नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के अलोंग विद कुछ सप्लीमेंट्रीज आर्टिफिशियल फूड और फ्लूइड्स दिए जाते हैं, उसको कंप्लीमेंट्री फीडिंग्स के अंदर काउंट किया जाता है। कंप्लीमेंट्री फीडिंग्स को ज्वाइन करना प्रोसेस कहलाता है वीनिंग। वीनिंग 2 टर्म आती है, एक तो एक प्रोसेस होता है जिसमें कंप्लीमेंट्री फीडिंग्स को एड ऑन करते हैं, दूसरा वीनिंग। एक मैकेनिकल वेंटिलेटर के अंदर भी एक टर्म आता है जिसका अर्थ होता है स्पॉन्टेनियसली ब्रीथिंग पर आना। जब क्लाइंट मैकेनिकल वेंटिलेटर से स्पॉन्टेनियसली ब्रीथिंग पर मतलब स्वयं सांस लेना शुरू करता है, पहले मशीन सांस दे रही थी,
फिर स्वयं सांस लेगा, तो स्वयं सांस लेगा या स्पॉन्टेनियसली ब्रीथिंग करेगा तो उस टर्म को भी वीनिंग टर्म कहा जाता है। तो यहां पर आपको इन क्वेश्चंस में अंतर समझना है। अदर ऑप्शंस की बात करें, बाई लेवल फीडिंग कोई टर्म ही नहीं होती है, फॉर्मूला फीडिंग होती है। जब फर्स्ट डे स्टार्टिंग पे जब फ्रेश फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड या संग में फर्स्ट डे से ही आप अगर उसको फॉर्मूला फीडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो सब्सटेंसेस है उन्हें फॉर्मूला फीडिंग में काउंटेबल होगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 42, ट्रांजिशन ऑफ ह्यूमन इन्वेंट फ्रॉम द बॉटल नर्सिंग एंड द कमेंसमेंट ऑफ नरिशमेंट विद अदर फूड, दीस अदर फूड्स आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री फीडिंग। करेक्ट आंसर आर सी, कंप्लीमेंट्री फीडिंग्स आर करेक्ट आंसर। और अगर नेक्स्ट की बात करें कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे आप वीनिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन है आपके पास में, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। देखिए लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी नियोनेट दे रखा है, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। नियोनेट को देखना है। 120 डेज किसका होता है? एडल्ट का होता है। एडल्ट की आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है? 120 डेज। अब अगर अपन बात करें 12 to 20 डेज किसका होता है, तो आप बोलेंगे डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान होता है। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, तो आप बोलेंगे 12 to 20 डेज। 10 डेज किसका होता है, तो आप बोलेंगे प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स का लाइफ स्पान होता है। प्लेटलेट्स का कितना होता है? एवरेज 10 डेज। और अब ये बचा सिंपल सा एमसीक्यू 60 to 80 डेज, तो ये आप बोलेंगे ये आरबीसी का लाइफ स्पान होता है। किसका होता है? आरबीसी का लाइफ स्पान होता है। अब आगे क्या लिखने वाला हूं आपको पता ही होगा। आरबीसी का लाइफ स्पान होता है किसमें? नियोनेट में। तो मेरे को लगता है कि आपको एक क्वेश्चन और इसके एमसीक्यू पूरे समझ में आ चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन क्वेश्चन को देखें, मैक्सिमम अबगार स्कोर कितना होता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अबगार स्कोर का भी मैंने एक अलग वीडियो शूट कर रखा है और जो आपके अपलोडिंग पर है, तो आपको अबगार स्कोर को वहीं पर हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चनों को देख रहे हैं, छोटे छोटे से टर्म देख लेते हैं हम कि अबगार स्कोर कब किया जाता है। तो आप बोलेंगे फर्स्ट मिनट किया जाता है, बर्थ के फर्स्ट मिनट पे किया जाता है, और 5 मिनट पे किया जाता है, और रेयर केसेस में 10 मिनट पे किया जाता है। अब अगर पूछे मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, तो आप बोलेंगे मैक्सिमम स्कोर होता है 10, नो डाउट। क्लियर। 7 to 10 एकदम सेटिस्फैक्टरी होता है। 4 to 6 मॉडरेट कंडीशन में जाता है, सीवियर कंडीशन में 1 to 3 पर जाता है। क्लियर। और मैंने आपको बताया था बर्थ एस्फिक्सिया, जब बताया था आपको लिविडा और पैलिडा। लिविडा का मतलब क्या बताया था? स्टेज ऑफ साइनोसिस। और पैलिडा का मतलब क्या बताया था? पैलिडा का बताया था स्टेज ऑफ शॉक। क्लियर। स्टेज ऑफ शॉक में बताया था अबगार स्कोरिंग 1 to 3, और लिविडा के अंदर बताया था मैंने आपको 4 to 7। क्लियर। आगे की तरफ अगर अपन देखें, यहाँ पर एक 5 से 15 दिख रहा है, तो इस 5 से 15 थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें। 5 से 15 होता है ग्लासगो कॉमा स्केल। 3 से 15 होता है, सॉरी, वो 3 to 15 होता है। मिनिमम स्कोर 3 होता है, मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 15 होता है। ग्लासगो कॉमा स्केल के ऊपर से रिलेटेड है। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे आपके पास में क्वेश्चन, विच ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड टू बर्थ टू प्रिवेंट HDN। अब ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज करके इसको एबनॉर्मल बनाया गया है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा कि ट्रांस एक्सेमिक एसिड, एथाइन सैलेट, स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड विटामिन के। तो सबसे पहले आप अपना आंसर को पुट करने की कोशिश करें दिमाग में कि क्या होगा। HDN का अर्थ नहीं पता, क्या करेंगे? जो जानते हैं वो कर दीजिए। लेकिन आप हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर HDN का मतलब है हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। क्लियर। हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। अब आपके सामने आंसर क्लियर हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन के कहां पर लगाएंगे? एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई वास्टस लैटरलिस मसल्स पे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो मसल्स होती है ये बर्थ के टाइम पे वेल डेवलप होती है, और यहां पर आप विटामिन के का एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई के ऊपर विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, और इस कंडीशन को बोलते हैं हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। अगर अदर ऑप्शंस को सर्च करने की कोशिश करें, ट्रांस एक्सेमिक एसिड क्या होता है, तो ट्रांस एक्सेमिक एसिड क्या होता है, तो आपको समझ रहा है इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। किस काम आता है? कंट्रोल ब्लीडिंग। स्पेशल केस है किसकी ब्लीडिंग में कंट्रोल करने के लिए, तो नोज ब्लीड। किसमें? नोज ब्लीड को कंट्रोल करने के लिए, एपिस्टेक्सिस कंडीशन, एक्सेसिव हेवी ब्लीडिंग हो रही है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज मिलेंगे? ट्रांस एक्सेमिक एसिड। एथाइन सैलेट किस काम आता है, तो आप यहां पर ही बोलेंगे इट इज बेसिकली यूज फॉर मेनोरेजिया। मेनोरेजिया मतलब प्रोलॉन्ग्ड एंड हैवी ब्लीडिंग। मेनोरेजिया का मतलब क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड एंड हैवी ब्लीडिंग।
प्रोलॉन्ग्ड एंड हैवी ब्लीडिंग कंडीशन को मेनोरेजिया बोलते हैं, तो मेनोरेजिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा देंगे, इथानसाइलेट देंगे। या आफ्टर सर्जरी जो ब्लीडिंग होती है, सर्जरी के बाद में जो ब्लीडिंग होती है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, इथानसाइलेट है। तो ट्रांसएक्सामिक एसिड इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द ब्लीडिंग इन द स्पेशल केस ऑफ नोज ब्लीड एंड अदर पीरियड्स, हैवी पीरियड्स। और यहाँ पर भी अपन बात करें इथानसाइलेट, तो यहाँ पर भी मेनोरेजिया और आफ्टर सर्जरी को ट्रीट करने के लिए इथानसाइलेट देंगे। स्ट्रेप्टोकाइनेस इट इज यूज्ड टू dissolve the clot condition in the special case of heart attack and the pulmonary embolism। और अगर आपसे बात करें कि स्ट्रेप्टोकाइनेस यूरोकाइनेस का एंटीडोट क्या होता है, तो आप बोल देंगे एप्सिलइन एमिनो कैप्रोइक एसिड। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या कर रहा है, तो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने का कार्य कर रहा है इन द कंडीशन ऑफ हार्ट अटैक एंड द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एंड फाइनली क्या होता है, विटामिन के इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग इन न्यूबॉर्न बेबी। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन है, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स इज आल्सो नोन एज लेट डाउन रिफ्लेक्स। अलग से वीडियो है, इसको आप समझ सकते हैं। ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स, इन दोनों का अर्थ सेम ही होता है। मोरो रिफ्लेक्स तो एक नॉर्मल रिफ्लेक्स पाया जाता है, जो न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस है ये भी मैंने अलग से शूट कर रखे हैं, जो कि आप इसको अपने चैनल पे जाकर के पूरी तरीके से देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो मोरो रिफ्लेक्सेस में मोरो और स्टार्टर में थोड़ा सा अंतर होता है, इसके स्टिमुलाई देने का तरीका अलग होता है, बाकी का इसका रिजल्ट सेम होता है। सबसे पहले बेबी एबडक्शन करता है, फिर एडक्शन करता है। मोरो रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है, मोरो रिफ्लेक्स के अंदर बेबी को सेमी सिटिंग से लो सिटिंग के ऊपर लाते हैं, तो एकदम से छोड़ते हैं तो बेबी डर जाता है। और स्टार्टर रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है, स्टार्टर रिफ्लेक्स के अंदर बेबी को लाउड नॉइस के द्वारा डराया जाता है। क्लियर। तो आपसे इसका क्वेश्चन का आंसर मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए और बी। डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। ए एंड बी इसको क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं लेट डाउन रिफ्लेक्स और ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स। क्लियर।